अगर जो ये भी समझ में आ गया ना तो समझो कि पूरा का पूरा गेम ओवर। इन द ट्री, सिटिंग इन द ट्री, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। ये एडजेक्टिवल अब यहाँ समझो फ्रेज सेंटेंस जो होता है ना, ये जैसा कि आपको पता है कि एकेडमिक सेशन हो रहा है खत्म, ठीक है ना। तो जितने भी नाइन्थ वाले टेंथ में गए हैं या फिर एट्थ वाले नाइन्थ में आए हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा सीख सकते हैं ए टू जेड ग्रामर, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अभी समझते हैं सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के भाग तभी समझेंगे हम सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, पहले ये समझते हैं। देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस, ठीक है। अभी आपको समझना है कि ग्रुप का मतलब पता है आपको कि समूह में, वर्ड्स का मतलब शब्द, जब भी आपके शब्द समूह में होते हैं, ठीक है ना, और उसका कोई मतलब निकलता है, सेंस का मतलब वो कोई अर्थ निकले उसका, तो वो क्या क्या होता है आपका सेंटेंस। जैसे कि आप पहले समझिए कि वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वर्ड्स कैसे बनते हैं। जब आप वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ड्स में होता है, यहाँ देखिए, जैसे कि होते हैं लेटर्स, ठीक है ना, लेटर्स, लेटर से ही मिलके बनता है आपका वर्ड्स, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या बनाते हैं, वर्ड्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके क्या बनता है आपका सेंटेंस। जैसे लेटर्स में क्या आता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना, ये हो गया आपका लेटर्स। अभी ऐसे समझो कि शब्द क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं, अगर जो मैं ऐसे लिख दूं कि रवि, ठीक है ना, ये एक शब्द है कि नहीं है, ये शब्द है एक, ठीक है ना। अब इस शब्द में देखो ये लेटर्स हैं कि नहीं, आर एक लेटर है, ए भी एक, बी और आई, ये चारों क्या है, एक 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 लेटर ऐसे करके जुड़ के क्या बन गया ग्रुप में। जब तीन चार लेटर्स मिलके कोई शब्द बनाते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो वो होता है आपका वर्ड। ये चीज समझ में आई आपको। अब यहाँ ऐसे समझो कि मैं अगर जो ऐसे बोल दूं कि आई ए वी और आर कर दूं, ठीक है ना। देखो यहाँ भी लेटर्स थे, एक दो तीन चार, वही सेम सेम लेटर यहाँ भी है, देखो आई ए वी और आर, चार लेटर यहाँ, वही सेम चार लेटर यहाँ पे है। लेकिन यहाँ क्या अंतर है इन दोनों में, इसका तो कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, ये किसी का नाम होता है ऐसे आई ए वी आर, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं लिख दूं अगर जो राम, तो आर ए एम पता होता है राम, ठीक है ना। जैसे मैं लिख दूं अगर जो राम, तो राम का कोई मतलब निकल रहा है ना, पता चल रहा है किसी का नाम है। लेकिन अगर जो मैं ऐसे लिख दूं ए यम उसके बाद आर, तो यहाँ भी देखो लेटर्स तो सेम है लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है और इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका वर्ड और ये क्या हो गया आपका वर्ड नहीं है। यानी कि जब भी आपके लेटर्स का जो ग्रुप होता है, अगर जो उसका कोई सेंस निकला तो वो क्या हो जाएगा आपका वर्ड, ठीक है ना। तो ऐसे सेम इसी कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे, जैसे लेटर्स जब एक अर्थ बनाते हैं तो हो जाता है वर्ड्स। अब ऐसे वर्ड्स वर्ड्स मिलके जब कोई अर्थ निकालते हैं, जब कोई अर्थ बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका पूरा का पूरा सेंटेंस, ठीक है। देखो अभी जैसे हम क्या समझे कि लेटर्स से ही मिलकर क्या बना आपका वर्ड्स, जिसका कोई अर्थ निकलता था, लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है वो बन गया आपका वर्ड्स। ऐसे ही हम देखते हैं जब वर्ड्स मिलके जब एक ग्रुप में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जैसे कि मैं अगर जो लिख दूं कि राम इज ए बॉय, ठीक है ना, मैंने लिख दिया क्या, राम इज ए बॉय, ठीक है। अब यहां समझो आर ए एम ये एक वर्ड है क्योंकि ग्रुप में है, ये भी एक ग्रुप में है, ठीक है, ये चलो एक लेटर है, ये भी ग्रुप में है। तो एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, ठीक है ना। ऐसे समझो ये क्या है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं, शब्दों का समूह है कि नहीं है ये आपका है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। अच्छा एक बात बताओ इसका क्या मतलब निकल रहा है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है ना। लेकिन मैं अगर जो बोल दूं, अगर जो मैं एक चीज यहां ऐसे बोल दूं, ऐसे बोल दूं कि ए राम बॉय, अब यहां ध्यान से समझना, मैंने एक एक सेंटेंस क्या बोला, शब्दों का ये भी समूह है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ना। देखो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन दोनों में अंतर पहले समझो। जब मैंने बोला राम इज ए बॉय,
तो इस ये जब ग्रुप में थे तो इसका कोई ना कोई अर्थ निकला तो मैंने बोल दिया ये सेंटेंस है, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने बोला ए राम बॉय इज, तो ये उल्टा पुल्टा नहीं हो गया, मतलब जिग जैग हो गया, इसका कोई मतलब निकल रहा है। जब इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो दैट मीन्स ये आपका कोई भी सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। तो यही चीज हम यहां समझा रहे हैं कि ग्रुप, ग्रुप का मतलब छोटे छोटे शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे यहाँ पे था देखो, राम एक ग्रुप था, किसका ग्रुप था, ये लेटर्स का ग्रुप, यानी वर्ड, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यहाँ ठीक है ना, ये शब्दों का समूह था ना। और इसका मतलब कुछ निकल रहा था, सेंस का मतलब होता है कोई अर्थ निकलना, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस, इसका मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसे क्या बोलते हैं हम, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से समझिए, जब भी हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस तो वहां तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन क्या होता है, एक कंडीशन होता है ऐसे में एक बनता है आपका फ्रेज, ठीक है, और एक बनता है सेंटेंस, और एक बनता है क्लॉज, ठीक है। अभी ये क्या होता है, देखिए फ्रेज और क्लॉज ये दोनों सेम सेम होते हैं लगभग लगभग, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी शब्दों का समूह होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इसमें भी, और इसमें भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, लगभग लगभग ऐसे समझिए। क्लॉज में तो होता है लगभग, कहीं कहीं होता है इसका, लेकिन इन दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। अभी इन दोनों को नहीं हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं केवल सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, इसको पढ़ेंगे जब इन दोनों का टाइम आएगा तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीधे बोलना है आपको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस क्या होता है, वो सेंटेंस। अब यहाँ मैंने क्या लिख दिया, विद कंप्लीट सेंस। देखो मैं अगर जो बोल दूं यहाँ पे, राम इज सिटिंग इन द कॉर्नर, राम इज सिटिंग इन द कॉर्नर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पूरा मेरा अर्थ निकल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। लेकिन अगर जो मैं इतना बोल दूं इन द कॉर्नर, यानी कि किनारे पर, कॉर्नर का मतलब किनारे पर, मैं बोल दूं कि किनारे पर, इन द कॉर्नर, तो इसका भी तो कोई ना कोई मतलब निकल रहा है, निकल रहा है, इसका भी कुछ अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये हो जाता है आपका फ्रेज, ठीक है ना। तो फ्रेज और क्लॉज तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये यहाँ बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसका इन द कॉर्नर का कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, इसका अपने में पूरा का पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। मैं आपसे बोल दूं कि किनारे पर, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि किनारे पर केवल पता चला ना। अब क्या किनारे पर है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या किनारे पर कुछ पता चला इससे, नहीं पता चला ना। मैं आपसे बोल दूं कि किनारे पर, तो इससे क्या पता चलेगा आपको, कुछ पता चलेगा ज्यादा, बस आपको ये पता चलेगा कि किनारे की बात हो रही है, लेकिन किस लिए हो रही है वो किनारे की बात, आपको ये चीज नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं आप पूरा का पूरा सेंटेंस बोलता हूँ कि राम इज सिटिंग इन द कॉर्नर, ठीक है ना, कि राम कहाँ बैठ रहा है, किनारे पर बैठ रहा है। तो अगर जो मैं पूरा बोलूंगा राम इज सिटिंग इन द कॉर्नर, तब आपको समझ में आएगा किनारे पर क्या, कि राम किनारे पर बैठ रहा है, ये चीज समझे। तो अगर जो मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोलूंगा और पूरा अर्थ समझ में आ गया आपको, तो हो जाएगा आपका सेंटेंस। लेकिन अगर जो कुछ अर्थ निकल रहा है लेकिन पूरा का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा आपका फ्रेज। फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकता है, ये बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। अब यहाँ समझो, सेंटेंस जो होता है ना, ये दो पार्ट में होता है सेंटेंस। सेंटेंस दो पार्ट से मिलके बना होता है। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट पाया जाता है और एक प्रेडिकेट पाया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे भी सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से, फिर बाद में पढ़ेंगे प्रेडिकेट को, ठीक है। देखिए यहाँ से हम ये तीर बना दिए ऐसे करके कि सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है, एक तो होता है जीरंड के फॉर्म में, एक होता है इन्फिनिटिव के फॉर्म में। अब देखिए ये जीरंड क्या होता है, जब भी वर्ब होती है, जो हमारी क्रिया होती है, ठीक है, उसमें जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका जीरंड। जैसे अगर जो मैं बोल दूं कि गो क्या है आपका वर्ब है,
तो इसमें आईएनजी जोड़ दोगे आप तो हो जाएगा गोइंग। ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं कि वॉक, ये क्या है, वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वॉकिंग। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है आपका, जीरंड। ये वर्ब था, इसमें आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया जीरंड। ठीक है ना। तो ऐसे होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वी वन, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर जो हम टू लगा देते हैं तो वो हो जाता है आपका इन्फिनिटिव। जैसे मैं अगर जो बोल दूं टू वॉक, ठीक है ना, टू ओबे, तो इसका मतलब क्या होता है, टू लगा दिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले टू लग गया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका इन्फिनिटिव। ठीक, ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, या तो जीरंड से स्टार्ट होगा या तो इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, अगर जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिल गया कहीं पे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो सकता है। अगर जो टू प्लस वी वन से स्टार्ट हो गया कहीं तो वो भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। जैसे अगर जो मैं बोल दूं कि स्मोक करना क्या होता है, स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, तो यहाँ अगर जो आईएनजी हम लगा दिए हैं स्मोकिंग, तो ये क्या हो गया, यहाँ का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। ऐसे यहाँ देखो, टू ओबे आवर टीचर इज आवर ड्यूटी, यहाँ ओबे का मतलब होता है पालन करना, आज्ञा का पालन करना। ठीक है ना। यहाँ टू लगा हुआ है, यहाँ वर्ब है, तो टू प्लस वी वन, ये भी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। देखिए एक तरह का और सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसमें होता है डिटर्मिनर होते हैं पहले, सबसे पहले डिटर्मिनर्स, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अभी एडजेक्टिव समझ लेते हैं, नाउन समझ लेते हैं। नाउन क्या होता है, बेसिकली नाउन होता है दुनिया में जितने भी चीज हैं, ठीक है, अगर जो उसका कुछ नाम है तो वह नाउन है। ठीक है। जैसे मेरे हाथ में अगर जो ये मार्कर है, तो ये मार्कर का मतलब समझ में आ गया ना, मार्कर बोलने से समझ में आया इसका नाम है मार्कर, तो ये क्या हो गया नाउन। ये क्या है, बोर्ड है, तो ये क्या हो गया नाउन। अगर जो आपकी माइंड में कुछ भी है, चिड़िया है, कुछ भी, जहां बैठे हो ऊपर नीचे आगे पीछे देख लो, जितना भी चीज आपको दिखे वो क्या है, नाउन है। कुछ भी जो चीज सोच सकते हो अगर उसका कुछ नाम है तो क्या है, नाउन है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, तो जैसे अगर जो मैं बोल दूं कि काला, गोरा, पीला, हरा, ठीक है ना, ईमानदार, तो ये सब क्या है, विशेषता बताई जा रही है ना किसी चीज की। काला आदमी, तो आदमी कैसा है, काला है। ठीक है ना। मैं बोल दूं कि वाइट बोर्ड, यानी सफेद बोर्ड, तो सफेद बोर्ड का मतलब, व्हाइट बोर्ड का मतलब ये बोर्ड कैसा है, वाइट है। ब्लैक बोर्ड, तो बोर्ड कैसा है, ब्लैक है। तो ब्लैक क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, उसका गुण बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अब यहाँ ध्यान से समझना, इस पूरे सब्जेक्ट में ना जो मेन वर्ड होता है आपका, वो होता है नाउन। ठीक है। जैसे अगर जो मैं बोल दूं राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है, वहां मेन हेड वर्ड है, मेन वर्ड क्या है वहां पे, राम ही है। ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट में ना, तो आपको नाउन पकड़ना है, तो जो नाउन होता है ना वो क्या होता है आपका हेड वर्ड होता है। फिर नाउन की विशेषता जो बताता है, देखिए ये जो एडजेक्टिव होता है ना, ये बताने का काम करता है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है उसकी, तो क्वालिटी बताने का मतलब क्वालिफायर। ठीक है ना। अब यहाँ समझते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव और नाउन्स। ठीक है ना। अब यहाँ देखो माई, ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनर ना, ये ब्रदर क्या हो गया आपका, हो गया नाउन। ठीक है ना। ये हेड वर्ड होता है या फिर नाउन होता है, तो ये ब्रदर यानी भाई, एल्डर का मतलब बड़ा, बड़ा भाई, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। ये विशेषता बता रहा है ना, बड़ा भाई या छोटा भाई, काला भाई, मोटा भाई, तो ये क्या बता रहा है, एल्डर का मतलब बड़ा और ब्रदर का मतलब भाई, तो एडजेक्टिव बता दिया ये एल्डर, ये हो गया नाउन। ठीक है ना।
अभी नाउन के बाद ना जितना भी आ रहा है यहाँ समझो, इन मुंबई, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है ना, ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ अगर जो ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, यहाँ देखिए ये नाउन है, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ध्यान से समझिए ये। तो नाउन और हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब के बीच में जितने भी शब्द आएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, आपके एडजेक्टिवल फ्रेज में आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन आगे जब हम लोग जाएंगे ना, तो आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तो आसानी से कर लेंगे हम लोग। देखिए अभी हम समझते हैं ना डिटर्मिनर्स, क्योंकि अभी पिछला जो स्ट्रक्चर था हम लोगों का, वो स्ट्रक्चर में क्या आ रहा था आपका, डिटर्मिनर्स ये चीज आ रहा था बार बार ना। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि आपको अच्छे से समझने में काम करेगा कि एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है। जैसे एडजेक्टिवल फ्रेज, ये क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहाँ मिलेगा आपको, जैसे सेंटेंस में कहीं मिलेगा आपको नाउन, नाउन या फिर हेडवर्ड, ठीक है ना, हेडवर्ड से लेकर ये बीच में जितने भी शब्द आएंगे, या तो मिलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर मिलेगा मेन वर्ब, ठीक है ना। तो नाउन या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जितने भी शब्द मिलेंगे, वो क्या होंगे, आपके एडजेक्टिवल फ्रेज होंगे। और ये किस फॉर्मेट में होगा आपका, असर्टिव में, असर्टिव में या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये किस में मिलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलेगा। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में नहीं मिलेगा, ऐसा फॉर्मेट वहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जितना भी बीच में रहेगा ना, इस बीच में क्या मिलेगा आपका, एडजेक्टिवल फ्रेज मिलेगा, ठीक है ना, बीच में। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, इसको ऐसे नोट डाउन कर लेना। समझते हैं डिटर्मिनर्स, कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। ऐसे समझिए कि जब भी आप नाउन की बात करते हैं ना, तो नाउन की क्वांटिटी, नाउन की क्वांटिटी बताना, या फिर नाउन किससे संबंध रख रहा है, ठीक है ना, उसको, या फिर निर्देश देना नाउन के बारे में, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डिटर्मिनर्स। ऐसे अगर जो हम समझें, जैसे कि आपसे बोला जाए कि 5 किलो आलू, तो आलू क्या आपका नाउन, 5 किलो जो बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका डिटर्मिनर्स हो गया, ठीक है ना। मैं बोल दूं 2 लीटर पानी, 2 लीटर तेल, तो तेल हो गया नाउन, और जो 2 लीटर आप क्वांटिटी बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनर्स हो जाएगा, ठीक है। अभी और क्या समझते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि निर्देशित करते हैं किसी चीज को। जैसे मैं बोल दूं कि दिस बुक, दिस बुक का मतलब यह किताब, तो आप निर्देश दे रहे हो कि इस किताब के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। या फिर दैट बुक, या फिर दैट काउ, उस गाय के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आप ऐसे निर्देश जब भी देने का काम करते हैं ना, तो वहां भी क्या होता है, वहां आपका डिटर्मिनर्स होता है, ठीक है ना, जब वो सब्जेक्ट में होता है तब। ऐसे दिस दैट जो भी होता है ना, उसका अलग अलग यूज होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे दिस दैट दिस, ये जितने भी होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो ऐसे को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ओके, तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। जैसे दिस की बात करेंगे, ठीक है ना, और दैट की बात करेंगे। और जब दिस सिंगुलर के लिए होता है, जब प्लूरल की इसकी बात करेंगे, तो हो जाएगा दीज, ठीक है ना, और इसका क्या हो जाएगा, दीज दोज। ये हो गया। अभी कुछ ऐसे होते हैं जो अधिकार बताते हैं, जैसे माई पेन, योर पेन, हिज बुक, हिज स्कूल, हर काऊ। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो अधिकार बताते हैं, पोजीशन बताने का काम करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स। ओके, जैसे क्या होते हैं, माई, हिज, या फिर हर,
it's there your are। तो ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि अधिकार को बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं योर पेन, तो पेन किसका है, आपका है, तो ये अधिकार बताया गया ना। या फिर मैं बोल दूं कि दिस इज माई पेन मीन्स ये मेरा है, तो ये अधिकार बताने का काम कौन करते हैं, ये डिटर्मिनर्स करते हैं। ओके, अभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। ओके, अगर जो मैं बात करूं, ए की बात करूं, एन की बात करूं, एवरी, नो, अदर, मेनी, मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ, सम, मोस्ट, एनफ, एनी, फ्यू, सेवरल, सो ऑन, एटसेट्रा। ठीक है ना। ये हम स्टार इसलिए लगा दिए, ये तो क्वांटिटी नहीं बताता, लेकिन यह भी क्या है, आपका डिटर्मिनर्स है। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो कि इन्हीं शब्दों के आगे थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाते हैं और उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अभी यहाँ लिटिल आप पढ़े ना, या फिर आ जाएगा अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है। मेनी आप यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पे मेनी के आगे नॉट मेनी, नॉट या फिर नॉट के साथ मच आ गया, टू मच आ गया, सो मच आ गया। तो ये शब्द भी क्या होते हैं, क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, आपके डिटर्मिनर्स। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज और समझते हैं, पिछले वाले स्लाइड पे क्या समझे हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्वालिटी बताने का काम कर रहे थे, तो उन्हें बोला गया क्वालिफायर। ठीक है ना। जो जो क्वालिटी बता रहे थे उन्हें क्या बोला गया, क्वालिफायर। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बताने का काम करते हैं क्वांटिटी, कुछ ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं। तो जैसे क्वालिटी बता रहे थे तो क्वालिफायर, ऐसे क्वांटिटी बताते हैं तो इन्हें बोलते हैं क्वांटिटीफायर। ठीक है ना, क्वांटिटी फायर। ठीक है ना। अभी समझे कि नहीं समझे। तो ये सब जितने भी हैं ये क्वांटिटी बताने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके क्वांटिटी फायर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज और समझते हैं, ये पोजीशन बताने का काम करते हैं, तो ऐसे इसे बोलेंगे कि पजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। इसको क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ओके। अभी आपको क्या करना है, इन सबको ऐसे रट्टा नहीं मारना। ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना है, लिखने के बाद 2 से 3 बार ऐसे देखते रहना। आपको आप ऐसे एक्सरसाइज करोगे ना तो ये आपको रट जाएगा आराम से। नोट्स बना लेना, उसको ऐसे 1-2 बार देख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज जब हम करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप, एक्सरसाइज में आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है। जितने भी एक्सरसाइज हैं उसका मैं लिंक बना के दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास बुक हो या ना हो, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है ना। ये तो सब्जेक्ट वाला पार्ट था आपका। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रेडिकेट। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम सब्जेक्ट के जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करके चेक करते हैं कि जो हमने पढ़ा क्या वो इंप्लीमेंट हो पा रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जो आप 9th या 10th में हैं या फिर 11th या 12th में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका ना मार्क्स इंग्लिश में भी बढ़े। तो सबसे ज्यादा लैक उनका कहाँ होता है, इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेकर होता है। तो आपको मैंने 2-3 पॉइंट बताया था, वो 2-3 पॉइंट आप क्या करिए, उसको बार बार उस पर काम करिए। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी ना, तो ये सब रूल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप फोकस क्या करिए, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करिए। तो वो कैसे बनेगा आपका, मैं जल्दी से बता देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग सही करने कम से कम आधे घंटे ना डेली आपको रीड करना चाहिए, कुछ ना कुछ इन द सेंस आपको अपना बुक ही रीड करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद उसी बुक में जो भी वोकैब दिया हुआ है ना, मीनिंग मीनिंग जो दिया हुआ है, ठीक है, उस मीनिंग को याद करना चाहिए आपको। ऐसे समझिए आप कि अगर जो आप डेली 10 वर्ड याद कर रहे हैं, अगर जो एक दिन का 10 वर्ड याद कर रहे हैं, तो ऐसे पूरे मंथ में कितना याद कर लेंगे, 300 वर्ड्स। ठीक है ना। अगर जो 300 वर्ड्स 1 मंथ में कर रहे हैं, तो पूरे साल में कितना हो जाएगा आपका, 3। ऐसे देखिए। ठीक है ना। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3,500 के करीब में आपको वो कैप याद हो जाएगा, मीनिंग। ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं क्या है एक्सरसाइज नंबर 1। देखिए अभी हम लोग जो समझे हैं, जो भी पढ़े हैं, उसको यहाँ इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, जब भी आपको ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना हो, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो एक बहुत अच्छा चीज आप माइंड में रखिएगा कि जब आप ना अलग करिए तो आप चेक करिए कि कहाँ आपका इज एम आर, या फिर ऐसे कहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। हेल्पिंग वर्ब ना मिला तो मेन वर्ब मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जैसे होता है इज, एम, आर,
वाज, वर, हैज, हैव, हैड, या फिर डिड, विल, विल, शैल, शैल, या फिर कोई मॉडल वगैरह, शैल। ये सब जैसे होता है ना, ये सब जितने भी होते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अगर जो नहीं पता हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो ऐसे ही आप ये देख लीजिए कि आपको ये चीज चेक करना है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, विल, शैल, ऐसे करके, ठीक है ना। या फिर मेन वर्ब मिलेगा आपको। अब मेन वर्ब पहचानने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे समझिए कि आप ना कोई भी वर्ड ऐसा हो उसमें आप ये चेक करिए क्या उस वर्ड का आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं आप। जैसे अगर जो मान लीजिए बोल दिया गया है आपको कि द मैन हु इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे इतना ही देखते हैं, द मैन हु इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे अगर जो लिखा हुआ है कहीं पे, तो कई लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मेन वर्ब है कहाँ पे। मुझे तो चलो ठीक है समझ में आ गया यहाँ से कि हेल्पिंग वर्ब इज हमारे यहाँ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब नहीं समझ में आता। तो मेन वर्ब समझने के लिए आप ऐसा करिए कि जैसे मान लीजिए एक वर्ड पकड़ लीजिए, आप पकड़ लीजिए, चलिए स्कूल पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना। क्या आप स्कूल वाले वर्ड में आईएनजी लगा सकते हैं? हाँ, स्कूलिंग, हाँ चलो ठीक है, वो स्कूलिंग लग गया। क्या इसमें आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, स्कूल का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं? तो स्कूल का स्कूल नहीं पढ़े हैं आप, कहीं भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वो होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म उसी का बनाएंगे जो वर्ब रहेगा। ये तो आपका नाउन है, तो नाउन का सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं बनता बेसिकली, ठीक है। तो आप उस वर्ड का ना आईएनजी फॉर्म चेक करिए, जैसे अगर जो कहीं लिखा हुआ है कि वॉक या फिर वांट, ठीक है ना, तो आप इसका आईएनजी फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म बनाइए। वांट का वांटेड होता है ना, ऐसे वॉक का वॉकिंग, वॉकड होता है ना, जैसे इसका क्या होता है वांटेड, वांटेड, और इसका क्या होता है वॉक्ड, सेकंड फॉर्म होगा, मिला ना सेकंड फॉर्म। तो ये हो जाता है आपका मेन वर्ब। तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहचानना है, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझिए, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलेगा ना, इसके ही इधर यानी वहीं से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ये चीज को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से आपका कौन सा हेडवर्ड है, कौन सा क्वालिफायर है और कौन सा डिटर्मिनर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को अलग करेंगे और प्रेडिकेट को अलग करेंगे, ठीक है, आसानी से। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ए टाल बॉय रन्स, इसमें तो मुझे हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला कहीं इज एम आर, लेकिन यहाँ यस या यस लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से ये पूरा का पूरा हो जाएगा मेरा प्रेडिकेट, ठीक है ना। और इधर वाला पूरा क्या हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। अभी यहाँ समझते हैं, ए टाल बॉय, बॉय क्या है आपका हेडवर्ड है, क्या हेडवर्ड, क्योंकि ये क्या है आपका नाउन है, तो ये हो गया आपका हेडवर्ड। हेडवर्ड लिख दो या फिर नाउन लिख दो ऐसे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ए एन द जो मैंने मास्टर लिस्ट दिया था वो डिटर्मिनर्स का, तो उसमें सीधे सीधे पता चला था कि ए क्या बताता है आपका डिटर्मिनर, ठीक है। अब देखिए ये बॉय है और ये टाल है, तो बॉय की विशेषता बता रहा है कि नहीं टाल, यानी कि टाल बॉय, लंबा लड़का, तो ये टाल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब इसको दूसरे शब्द में अगर जो लिखना चाहेंगे तो इस नाउन को आप क्या लिख देंगे ऐसे कि ये क्या है आपका हेडवर्ड है, ये हेडवर्ड हो गया। एडजेक्टिव को क्या लिखते हैं हम क्वालिफायर, क्वालिफायर, ठीक है ना। चाहे हेडवर्ड लिखिए चाहे नाउन, चाहे क्वालिफायर लिखिए चाहे एडजेक्टिव, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम सब्जेक्ट अलग करेंगे, प्रेडिकेट अलग करेंगे, उसके बाद ऐसे छांट देंगे। अब यहाँ देखते हैं, एक काइंड मैन वेप्ट, ये देखिए ये सेकंड फॉर्म है किसका वर्ब का, तो यहाँ से क्या हो गया ये पूरा प्रेडिकेट और इधर पूरा का पूरा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो ए दिखते क्या हो गया ये डिटर्मिनर, देखते ही बता दो डिटर्मिनर है ये। मैन ये नाउन है, तो ये हो गया आपका नाउन या फिर हेडवर्ड। अब ये काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है ना। तो दयालु आदमी, तो आदमी कैसा है दयालु, तो ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे इसमें चेक करते हैं, मयंगर मयंगर ब्रदर सक्सीडेड, ये हो गया सक्सीडेड, ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब है, तो यहीं से पूरा क्या हो जाता है आपका स्टार्ट हो जाता है प्रेडिकेट,
ठीक है। अब इधर पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझते हैं। अभी वहाँ देखिए ये क्या है, माई, माई याद करिए, ये क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर्स। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनर्स। ओके। अब यहाँ देखिए यंगर ब्रदर में, ब्रदर क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, ये किसी का नाम है ना, भाई नाम है, तो ये क्या हो गया आपका नाउन। और ये क्या है, यंगर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, भाई कैसा है, बड़ा है, तो ये भाई की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है ना। और देखिए, चेक करिए, सम सम नटोरियस बॉयज वर कैच्ड। अब ध्यान से समझिए बाबू, यहाँ देखिए आपको मिल गया हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ से पूरा इधर क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कितने आसानी से छांट दिया प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट हो गया। अब इधर समझते हैं, इधर क्या करेंगे, सम, सम मतलब कुछ, ये मास्टर लिस्ट में बताए थे, ये क्या होते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, तो ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनर। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये बॉयज है, तो बॉयज क्या होता है आपका नाउन। ठीक है, ये क्या हो गया नाउन। अब ध्यान से समझिए, ये बोला है नटोरियस, नटोरियस मीन्स होता है शरारती, तो लड़के कैसे हैं शरारती, तो ये इनकी क्वालिटी को बता रहा है, उनके गुण को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है ना, एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ फिर से समझते हैं एक चीज, यहाँ पे द ब्लैक क्रो फ्लू, ये फ्लाई, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ये फ्लाई यानी वर्ब है, तो यहाँ से हम छांट देंगे, ये क्या हो जाएगा इधर प्रेडिकेट, और इधर का पूरा हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अभी सब्जेक्ट में फिर से देखते हैं, द हम बताए थे क्या होता है, ये डिटर्मिनर होता है। ओके, क्रो मीन्स कावा, ये अगर जो किसी पक्षी का नाम है तो ये क्या हो गया नाउन। ओके, नाउन यानी ब्लैक क्रो, क्रो कैसा है काला, तो ये काला विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि इससे आपको समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। इसमें से देखिए एक्सरसाइज एक में और भी है, मैंने केवल 4 या 5 करवाया है, और जो बच रहे हैं ना उसको आप आराम से कर लीजिएगा, छांट लीजिएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं फिलअप्स पे, जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, इधर उधर दिया होता है, उसको हम मैनेज करके उसको सीखते हैं, उसको कैसे करते हैं। ठीक है ना, उसमें कुछ तरीका होता है, उस तरीके को पकड़ना है आपको। देखिए कंसेप्ट नहीं काम आएगा आपके, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद वो बन जाएगा आपका, बहुत आसान है ये। अभी चलते हैं अभी चेक करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, ये हो गया आपका फिलिंग वाला। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए, इसके नीचे इसको अच्छे से कर लीजिए, और नीचे जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है ना उस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा अपने आप से। ठीक है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे। देखिए मेथड क्या होता है बनाने का, पहले आराम से ध्यान से समझिए इसको। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सेट हियर, और यहाँ भरना है ओल्ड मैन एंड द। ठीक है, तो आपको पता है डिटर्मिनर से होते हैं, वो सबसे पहले आते हैं। ठीक है, और ऐसे समझिए, यहाँ समझ लीजिए पहले, देखिए ये होता है आपका डिटर्मिनर, फिर क्या आता है एडजेक्टिव, फिर क्या आता है नाउन। ठीक है ना, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव, फिर नाउन। इसके बाद क्या होता है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, उसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान से समझिए, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, और ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है कहीं पे, इसका मतलब इसके पहले क्या आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ऐसे ध्यान से समझिए, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और ये भी एक वर्ड है, तो फ्रेज तभी होगा जब 2 या 3 वर्ड मिलके बनेंगे, तभी फ्रेज होगा। तो इसका मतलब इसमें तो कोई एडजेक्टिवल फ्रेज है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है एडजेक्टिवल फ्रेज के बाद फिर क्या आएगा नाउन, मतलब उसके पहले क्या आएगा नाउन। तो इसमें से नाउन क्या आपका मैन, तो ऐसे लिख दीजिए मैन। ओके, अभी मैन हो गया, ये मैन, और क्वालिटी बताने का काम करता है एडजेक्टिव, तो क्वालिटी ओल्ड बता रहा है ना, ओल्ड मैन, तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड, ओल्ड। ठीक है ना, ओल्ड मैन, बचा क्या द, तो यहाँ लिख दीजिए द। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इसमें से इन तीनों वर्ड में द क्या है आपका डिटर्मिनर्स है, द क्या है, ये हो गया डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया नाउन। यहाँ आप समझिए इन तीनों में ओल्ड माई सर्वेंट। ठीक है, अभी आपको पता था कि माई क्या होता था आपका डिटर्मिनर का काम करता था। अब ओल्ड और सर्वेंट में, सर्वेंट कैसा है पुराना सर्वेंट, पुराने सर्वेंट की बात हो रही है, तो यहाँ सर्वेंट हो गया आपका हेड वर्ड या फिर नाउन,
और इसी की विशेषता वो बता रहा है ओल्ड, यानी कि सर्वेंट कैसा है, पुराना सर्वेंट है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, पहले पहले लिखना है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, फिर नाउन। तो लिखना माई ओल्ड सर्वेंट सर्वेंट वेंट होम। ठीक है ना, यानी कि वो कहाँ गया, घर पे गया। ऐसे यहाँ पे देखते हैं बाबू, ये क्वेरल्ड है, इसका मतलब होता है झगड़ा किए। अभी आते हैं हम यहाँ, देखिए सम क्या पता चला आपको, ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है, देख के ही पता चला। ठीक है, बॉयज एंड नॉटी। अब ये बॉयज क्या, हेड वर्ड साफ दिख रहा है, नाउन। नॉटी मीन्स होता है शरारती, लड़के कैसे हैं, शरारती लड़के हैं, तो ये लड़के हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो पहले क्या आएगा आपका डिटर्मिनर, मीन्स पहले आएगा सम, फिर क्या आएगा नॉटी, फिर क्या आएगा आपका बॉयज। ठीक है ना, सम नॉटी बॉयज क्वेरल्ड। ओके, अब इसमें देखते हैं चौथे में, इज ए फेमस डॉक्टर। इससे नहीं मतलब मुझे इसमें इसको सही करना है, अरेंज। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, मेरा ब्रदर क्या है आपका हेड वर्ड है, यानी कि ये नाउन है। ठीक है ना, ब्रदर कैसा है, एल्डर यानी बड़ा भाई है, तो ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव बताने का काम कर रहा है, तो हो गया एडजेक्टिव। अब ये हिज क्या है, ये पजेसिव बता रहा है, पजेशन बता रहा है, पजेसिव डिटर्मिनर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनर। ओके, तो ऐसे हम लिखेंगे। अभी एक चीज़ और, जब भी हम कोई सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं ना, सेंटेंस लिखते हैं, तो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है ना, वो इनिशियल लेटर यानी कि कैपिटल लेटर का होता है। ठीक है ना, और लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। तो पहले क्या लगाएंगे हम, हिज, तो हिज का पहला क्या होगा, एच कैपिटल हिज। उसके बाद डिटर्मिनर्स के बाद क्या आता है बाबू, एडजेक्टिव, यानी कि एल्डर, एल्डर। उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रदर। ओके, तो हो गया हिज एल्डर ब्रदर इज अ फेमस डॉक्टर। ओके, अब यहाँ आते हैं अगले पे। अगला बोला है अ प्रिटी फ्लावर्स इन माय गार्डन द रेड। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये ना समझ में आए ना तो फिर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। हम क्या करेंगे, पहले पकड़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ एक कॉमा है, एक कॉमा यहाँ पे है। अगर इसको देखोगे ना आप, इन माय गार्डन, इन माय गार्डन, ये तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है, तीन वर्ड से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है ना, अभी बचा क्या, फ्लावर्स बचा, द बचा, रेड बचा। ठीक है, अभी द क्या हो गया आपको पता है क्या है, वेरी गुड, ये हो गया डिटर्मिनर। ओके, अच्छा एक बात बताइए बाबू, फ्लावर्स है ना, तो फ्लावर्स की क्वालिटी रेड बता रहा है कि नहीं, कि फ्लावर्स कैसा है, लाल है। तो अगर जो लाल फ्लावर्स की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, और ये फ्लावर्स क्या हो गया आपका नाउन या फिर हेडवर्ड। अभी वो स्ट्रक्चर याद करते हैं, स्ट्रक्चर क्या था हमारा, स्ट्रक्चर था डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, अब यहाँ हम करते हैं डिटर्मिनर्स, तो हो जाएगा द। ओके, उसके बाद डिटर्मिनर्स के बाद क्या आता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या आएगा, रेड, द रेड। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन, फ्लावर्स, द रेड फ्लावर्स। उसके बाद क्या आएगा, इन माई गार्डन। ठीक है ना, हो गया, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रिटी। हो गया, बहुत कितना सिंपल था, आप खुद सोचिए कि इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था आपको, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी अगला देखते हैं, अगले में क्या है, आल फ्रेंड्स एंड माई। ठीक है, अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि माई क्या है आपका डिटर्मिनर्स। ओके, फ्रेंड्स क्या हो गया, नाउन। ठीक है, फ्रेंड्स सभी फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ हो जाएगा माई आल फ्रेंड्स, माई आल फ्रेंड्स, माई आल फ्रेंड्स हैव अराइव्ड। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको भी बहुत आराम से समझिएगा, 7 नंबर। अगर जो ये भी समझ में आ गया ना, तो समझो कि पूरा का पूरा गेम ओवर। यहाँ समझते हैं, देखिए अभी यहाँ सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग इन द ट्री, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, ये एडजेक्टिवल फ्रेज।
ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। अच्छा जी, और देखिए ये बर्ड जो है, चिड़िया जो है आपकी नाउन हो गई। ओके, और देखिए ये ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और ए क्या हो गया आपका, वेरी गुड, डिटर्मिनर। अब इसको इसमें फिट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स अगर जो लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल लेटर अ, फिर क्या रहेगा नाउन अ, सॉरी नाउन नहीं रहेगा, डिटर्मिनर्स के बाद होता है एडजेक्टिव। अब ब्लैक लिखिएगा, अ ब्लैक, ओके, अ ब्लैक, फिर हो जाएगा नाउन क्या है बर्ड, अ ब्लैक बर्ड, अ ब्लैक बर्ड, फिर क्या हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग इन द ट्री, द अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दूसरा भी पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आया फिर से आप जाइए, उसको अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर जो यहाँ आप समझ गए अच्छे से तो आगे जितना भी एक्सरसाइज है, बहुत सारा एक्सरसाइज है, ठीक है। और अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज वाला वीडियो रखेंगे। उसमें कठिन से कठिन जितना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, उसको हम लोग समझेंगे, और तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, उसको हम समझेंगे। देखिए, अगर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो ये सारे जितने भी फिलअप्स अभी हम कर रहे हैं ना, ऐसे करके कि डिटर्मिनर्स क्या है, नाउन क्या है, आप आंख बंद करके इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए आप फोकस करिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और आप अंडरस्टैंडिंग अच्छा करिए, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।